जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप लोग खैरियत से हैं सब लोग? हम ठीक है सर, आप ठीक हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक। कल मैंने कोई आपको एक असाइनमेंट दी थी, यू हैव टू रीड आउट SWOT एनालिसिस। किस-किस ने पढ़ा? इत्तशाम एहसन, you have done? यस सर। काइंडली एक्सप्लेन करें। सर हम SWOT एनालिसिस को एक लाइक टेक्निक लेते हैं कि हम ना किसी भी इस SWOT एनालिसिस को हम एज अ टेक्निक यूज़ करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी इंडिविजुअल पर्सन जो एवरीडे प्रॉब्लम्स और स्ट्रेटजीज बनाता है उनको compete करने के लिए, उन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन हल करने के लिए। तो हम उन एवरीडे प्रॉब्लम्स की ऐसी स्ट्रेटजीज को डिफाइन करते हैं जो फ्रेश पर्सपेक्टिव हो, यानी जो हमारे एट अ टाइम जो इस वक्त यानी जो हमारी प्रॉब्लम्स हमें आ रही हैं, हम उनको इस वक्त की टेक्निक से किस तरह हम उसे उसका सल्यूशन हासिल कर सकते हैं। एक तो होती है कि हम अपने ट्रेडिशनल स्ट्रेटजीज से ही उन प्रॉब्लम को हल करते हैं। एक है कि हम अपनी किसी न्यू टेक्निक को यूज करें। तो SWOT एनालिसिस जो है ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को देखता है, और जो कि हमारे इंटरनल लेवल पे होती हैं, और अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को देखता है जो कि हमारे एक्सटर्नल लेवल पे होते हैं, यानी जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन या हमारे इंडिविजुअल पर्सन से बाहर एक्सटर्नल एरिया की होती हैं। तो एज फॉर स्ट्रेंथ होता है SWOT एनालिसिस में, एज फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड T फॉर थ्रेट। थैंक यू। उसके बाद आ जाता है कि जी कैरी करें प्लीज। बस सर, ओरिजिनली हम कह लें कि SWOT एनालिसिस हम क्यों यूज करते हैं, तो इसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग यही है कि हम इसे अपने बिजनेस की एक रिक्वायरमेंट है कि हम अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं या हम उससे अच्छी प्रॉफिट हासिल करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आती है हमारा स्ट्रेंथ, तो यानी हमारा इंटरनल पॉजिटिव फैक्टर क्या है, कि हमारे इंटरनली हमारे कौन कौन से पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, कौन से ऐसे करैक्टरिस्टिक्स हैं हमारे बिजनेस के जो हमारे इंडस्ट्री के लिए एज एन एडवांटेज यूज हो सकते हैं, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन के कौन से ऐसे बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स हैं या कैपेबिलिटीज हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, जैसे लाइक एन फाइनेंशियल रिसोर्स हो सकता है, हमारी सर्विसेज हो सकती हैं, हमारी कंपनी या हमारे ब्रांड की लॉयल्टी हो सकती है कि वो कितना मशहूर है आम लोगों में। तो ये हमारी उस कंपनी की या उस ऑर्गेनाइजेशन की या उस पर्सन की, इंडिविजुअल पर्सन की स्ट्रेंथ्स होंगी। उसके बाद आ जाती हैं वीकनेसेस होती हैं इंटरनल नेगेटिव फैक्टर्स के, यानी हमारे इंटरनली कौन से ऐसे नेगेटिव फैक्टर्स हैं जो हमारी कंपनी को या इंडिविजुअल पर्सन को डिसएडवांटेज कर ये जी सकते हैं। किसी का माइक ऑन है, प्लीज इसको बंद करें, म्यूजिक आ रहा है। काइंडली आप क्लास में बैठो। जी कैरी करें प्लीज। उसके बाद है कि कौन सी ऐसी डी अट्रैक्शंस हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो हम अपना गोल अचीव करना चाहते हैं, वो ऐसी कौन सी वीकनेसेस हैं जो हमें अपने गोल के जो हमने स्ट्रेटेजी बनाई है या हम अपनी ग्रोथ करना चाहते हैं, तो उससे हमें डी अट्रैक्ट कर देगी, वो हमारी वीकनेसेस होती हैं। तमाम जो वीकनेसेस होती हैं वो हमारी कंट्रोलेबल होती हैं, हम उन्हें मिनिमाइज भी कर सकते हैं और एलिमिनेट भी कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती हैं अपॉर्चुनिटीज होती हैं कि हमारे एक्सटर्नल लेवल पे हमारी कंपनी की या हम इंडिविजुअल पर्सन की नहीं होती। ये ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो एक्सटर्नल होते हैं, जो हमारे बिजनेस को या हमें यानी इंडिविजुअल पर्सन को अट्रैक्ट करते हैं। तो हम अपॉर्चुनिटीज वो होती हैं कि हमारी जो कंपनी है या इंडिविजुअल पर्सन है उसे इतना शार्प होना चाहिए कि वो ऐसी
अपॉर्चुनिटीज या ऐसी कहते हैं टेक्निक्स को या स्ट्रेटजीज को ऑन करे जो हमारे कंपनी के लिए हमारे इंडिविजुअल पर्सन के लिए को ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रॉफिटेबल बना सकें, या लाइक दिस के हम प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज ऑर्गेनाइजेशन शुड, और ये भी हम कह सकते हैं कि हम अपनी ना मार्केट ग्रोथ जो है उसको बढ़ा सकें और अपने जो राइवल्स हैं उनके ऊपर उनको हम कम्पीट कर सकें। कि यानी लाइक एन हम एक होटल की एग्जांपल लेते हैं कि उनके खाने का टेस्ट जो है वो अच्छा है, या वो यानी कहते हैं वो अच्छा खाना टेस्ट में दे रहे हैं, लेकिन कुछ अरसे बाद या कुछ वक्त गुजरने के बाद लोगों के में भी वो टेस्ट यूज कर करके उनकी वो खत्म हो जाएगा, यानी वो दोबारा से इस टेस्ट को इस्तेमाल ना करना चाहते हो। तो हम अपने कस्टमर की नीड्स को प्रेफर करें, यानी हम अपने होटल का खाने का जो है वो टेस्ट चेंज कर दें या कुछ ऐसा न्यू ऐड करें जो हमारी कस्टमर की को ग्रैब कर सके। तो ये किस्म की एक अपॉर्चुनिटी की एग्जांपल है। उसके बाद आ जाता है थ्रेट्स का। थ्रेट्स हमारे ऐसे नेगेटिव फैक्टर्स होते हैं जो एक्सटर्नल नेगेटिव फैक्टर्स होते हैं, यानी ऐसे एलिमेंट्स, एनवायरमेंटल एलिमेंट्स जो हमारे बिजनेस को ट्रबल कर सकते हैं, कि अराइज ये जी माइक बंद कर दो प्लीज। हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं कि जी कैरी करें प्लीज। लाइक एंड की एग्जांपल लेते हैं कि भाई एंट्री ऑफ के फॉरेन कंपटीटर्स आ चुके हैं हमारे, या हमारे कंपटीटर्स ने कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च की है, या हमारे कस्टमर की जो नीड है वो चेंज हो चुकी है, या हमारे जो कंपटीटर हैं उन्होंने न्यू स्ट्रेटजीज बनाई हैं। तो ये हमारे थ्रेट्स हो सकते हैं। ओके फाइन, थैंक यू जी। किश्वर आप बताना चाह रही हैं, प्लीज बताएं। आप इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर को डायरेक्टली आई मीन एक्सप्लेन कर दें। सर जो SWOT एनालिसिस है ना, इसमें स्ट्रेंथनेस, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स जो है वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। बेसिकली ये हमारे पास एक स्ट्रेटेजी टेक्निक्स होती है जो कि किसी भी पर्सन को की मदद कर सकती है या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की मदद कर सकती है, ताकि वो अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई कर सकें, अपनी वीकनेस को, उसमें अपॉर्चुनिटीज को और उसके थ्रेट्स को जो कि उसकी बिजनेस से रिलेटेड होती हैं। और हमारे पास ये एक यूजफुल फ्रेमवर्क होता है जिसमें हम ऑर्गेनाइजेशन को उसको एनालाइज कर रहे होते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से एनालाइज कर रहे होते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की वीकनेस क्या है, उसकी स्ट्रेंथनेस क्या है, उसमें क्या थ्रेड आ रहे हैं। ये हमारी मदद कर रहा होता है कि हमने ना कैसे बिल्ड करना है अपना कोई भी वर्क, यानी कि व्हाट यू डू वेल, हम क्या करना चाह रहे हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है कि एक एज अ स्टूडेंट हमारी स्ट्रेंथनेस क्या होगी। अगर हम अपना मतलब कि अपनी असाइनमेंट, अपनी प्रेजेंटेशन एट द टाइम हम उसको कैरी कर रहे हैं, हम हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, तो ये बेसिकली हमारी एक स्ट्रेंथनेस होती है। और अगर हम कोई इम्पोर्टेंट, जैसे कि हमारी कोई इम्पोर्टेंट डेडलाइंस होती हैं, जैसे फी की कोई बात होती है या फिर हमारे एग्जाम की एक डेडलाइंस होती है, हम उसको मिस कर देते हैं, तो वो हमारी वीकनेस होती है। यानी कि हम बेसिक लाइंस, जब इम्पोर्टेंट डेडलाइंस होते हैं वो हम मिस कर रहे होते हैं। और स्ट्रेंथनेस और वीकनेस बेसिकली हमारे इंटरनल्स होते हैं कंपनी की थिंग्स में, जो कि उसके ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल कर रहे होते हैं और उसको चेंज भी कर रहे होते हैं। और जो अपॉर्चुनिटी होती है ना, वो किसी भी रेवेन्यू को आइडेंटिफाई कर रही होती है, यानी कि वो ऑर्गेनाइजेशन की पोजीशन को बेटर कर रहे होते हैं, उसमें जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है उसको इंक्रीज कर रहे होते हैं। थ्रेट्स बेसिकली ये होता है कि हमें, यानी कि कोई परेशानी तो नहीं है, यानी कि ये ना हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वजह बनते हैं, किसी चीज को डैमेज कर देते हैं। यानी कि ये एज अ हम थ्रेट को नेगेटिव फैक्टर्स भी ले सकते हैं, मतलब कि ये हमारी बिजनेस के जो फैक्टर्स होते हैं ना, उनको डैमेज कर रहे होते हैं, उनको ट्रबल कर रहे होते हैं उन फैक्टर्स को। ओके फाइन, थैंक यू। चलें जी, अभी मैं एक नेक्स्ट टॉपिक है विट्स अबाउट एंटरप्राइज आर्किटेक्चर मेथड्स, हम थोड़ा इसको डिस्कस करते हैं।
आफ्टर दैट मैं कुछ लोगों से मेटा डाटा से रेलिवेंट भी कुछ क्वेश्चन करूंगा, एंड देन आपको एक 20 से 25 मिनट की एक असाइनमेंट दूंगा, यू पीपल हैव टू फाइंड आउट, और आप उसके आंसर भी करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो हम लोग सबसे पहले मेथड क्या होता है, मेथड बेसिकली हम कहते हैं कि एक आपने किसी टास्क को कंप्लीट करना है, तो उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो आपके स्टेप्स हैं, यू कैन से, वो आपके मेथड्स होते हैं। अब जब हम सिस्टम डेवलपमेंट मैथडोलॉजीज की बात करते हैं, तो मैथडोलॉजीज जो हैं वो आपकी हम लोग देखते हैं कि ये मैथडोलॉजीज जब इंफॉर्मेशन एज स्टार्ट हुई तब से लेकर आज तक हमारे पास डिफरेंट किस्म के मेथड्स हैं जो हमारे मैनुअल सिस्टम को हमारे ऑनलाइन सिस्टम की तरफ जो है वो कन्वर्ट कर रहे हैं। इन मेथड्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम करंट सिस्टम को स्टडी करते हैं, उसे एग्जामिन करते हैं, जो हमारा मैनुअल प्रोसेस है, और फिर हम उसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं टू ऑटोमेटेड सिस्टम में, ताकि जो हमारी एक मैनुअल इन्वॉल्वमेंट है या एक जो ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट है वो खत्म हो जाए, और हम लोग जो है वो टोटली मशीन की तरफ जाएं, क्योंकि मशीन की एक्यूरेसी जो है वो बीइंग ह्यूमन जो है वो ज्यादा एफिशिएंट है। इसलिए हम लोग क्या है, टोटली मशीन डिपेंडेंट हो रहे हैं। एक दफा जो हम मशीन को इंस्ट्रक्शन देंगे, मशीन वैसे बिहेव करेगा। इसकी जो डिफरेंट मैथडोलॉजीज जो है वो 1960 और 1970s में जो है वो स्टार्ट हुई थी। उसको हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेथड्स भी कह सकते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेथड्स कि आपने कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, उसको नया क्रिएट करना है, बनाना है, तो देन हाउ यू कैन यूज योर डिफरेंट मेथड्स या डिफरेंट स्कीम। हमारे पास जब हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास कुछ मैनुअल प्रोसेस हैं, लाइक यू कैन से, हम जिसको डॉक्यूमेंट करते हैं इन द फॉर्मेट ऑफ डाटा फ्लो डायग्राम्स। उसके अलावा फंक्शनल डिकम्पोजिशन डायग्राम्स हैं, और उसके अलावा हम एक मॉड्यूल बना देते हैं, मीन छोटे छोटे पार्ट बना देते हैं, और फिर हम उसका एक स्ट्रक्चरल चार्ट जो है वो ड्रॉ कर देते हैं। आप लोग ये इन टर्म्स से फेमिलियर होंगे। आई मीन डाटा फ्लो डायग्राम्स, यू नो कि हमारे पास बेसिकली फैक्टोरियल प्रेजेंटेशन है, जिसके थ्रू हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की को आई मीन ड्रॉ करते हैं, उनकी वर्किंग को ड्रॉ करते हैं यूजिंग डिफरेंट फैक्टोरियल ऑब्जेक्ट्स, जिसमें हम बताते हैं कि स्टार्ट ये हो रहा है, एंड देन यू हैविंग सॉर्ट ऑफ input output slot, and then next one is the processing, and finally you can make any decision over there, and in last stage you can get your target result। टारगेट रिजल्ट्स में जब आपके पास आ जाते हैं तो देन आप जो टारगेट रिजल्ट अचीव करना चाह रहे हैं उसकी बेस पर फिर फर्दर आप लोग डिसाइड करते हैं कि अब आपको उस स्पेसिफिक वैल्यू के ऊपर जो डिसीजन लेना है कंपनी की डेवलपमेंट के लिए, वो आप ले लेते हैं। सेम लाइक दैट जब हम एक डिकम्पोजिशन की बात करते हैं, हम लोगों ने जो चीज हमने उनको छोटे छोटे पार्ट्स में हमने कंपोज किया हुआ है, अब हम उसकी डिकम्पोजिशन करना चाह रहे हैं, उसको डिवाइड करना चाह रहे हैं, फर्दर डिवाइड करना चाह रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, छोटे जो डिफरेंट फंक्शंस की कलेक्शन है जो हमने एक सिंगल मॉड्यूल में, सिंगल पार्ट में रखा हुआ है, कंपोज किया हुआ है, हम उसको डिकम्पोज कर देते हैं। डिकम्पोज करने के बाद फिर हम हर एक ऑब्जेक्ट की फंक्शनैलिटीज को जो है वो डिफाइन करते हैं कि इस स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन की स्पेसिफिक जो ऑब्जेक्ट है, स्पेसिफिक टीम जो है, उसके ये फंक्शन होंगे, उसका ये उसके क्राइटेरिया है, ये उसकी लिमिटेशंस हैं, इस लिमिटेशंस के अंदर जो है वो अपने वर्किंग को जो है वो कैरी कर सकता है, वहां पे अपनी परफॉर्मेंस दे सकता है। जब हम स्ट्रक्चरल चार्ट की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर चार्ट पूरा आपके पास एक लेआउट है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट मॉड्यूल्स को, मॉड्यूल्स मीन यू हैविंग सॉर्ट ऑफ स्मॉल प्रोग्राम्स, आप उन मॉड्यूल प्रोग्राम्स के स्ट्रक्चर को जो है वो एक स्ट्रक्चरल चार्ट के अंदर कन्वर्ट करते हैं या डिफाइन करते हैं। इसी तरह से जब भी हम कोई मैनुअल सिस्टम को ऑनलाइन सिस्टम की तरफ लेके जाते हैं तो इसमें हमारी मेन प्रोग्रामिंग भी बहुत मैटर करती है। आई मीन हम कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करते हुए हम अपने मैनुअल सिस्टम को ऑनलाइन सिस्टम की तरफ कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो फॉर दिस कनेक्शन, फॉर दिस टास्क आप क्या करते हैं, डिफरेंट किस्म की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज करते हैं जो आपके ऑटोमेट प्रोसेस को, जो आपकी ऑटोमेटेड प्रोसेस में आपकी एग्जीक्यूशन आपके डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू होती है। इन अदर सेंस यू कैन से कि हमारी जो प्रोग्रामिंग है वो हमारे मैनुअल सिस्टम को ऑनलाइन में कन्वर्ट करती है, और जितनी भी फॉर द टाइम और इंटरनली और एक्सटर्नली जितनी भी एग्जीक्यूशन हो रही होती हैं, दैट इज बेसिकली कोडेड। आई मीन उसके बैकएंड के ऊपर आपकी प्रोग्रामिंग मैटर कर रही होती है, जैसे आप प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शन देते हैं आपका सिस्टम वैसे बिहेव करता है। ऑटोमेटेड प्रोसेस के लिए, ऑटोमेटेड प्रोसेस की एग्जीक्यूशन के लिए आप लोग जो है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिप्लॉय करते हैं, यूज करते हैं, उनको हम डेटाबेस के साथ इंटीग्रेट करते हैं, उसके हम इंटरफेसेस डिफाइन करते हैं। इंटरफेसेस डिफाइन करने के बाद
हम लोग फर्दर अपने जो मैनुअल सिस्टम की जितना भी हमारा डाटा था उसको हम अपने डेटाबेस में स्टोर कर देते हैं। हम लोग एक फाइल, जो पुराना एक फाइल सिस्टम था उसको हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटराइज कर देते हैं। आपका सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन हो जाता है एंड एवरीबॉडी कैन एग्जीक्यूट और कैन एक्सेस द डाटा। तो हमारे पास यहाँ पर आपके पास तीन डिफरेंट मेथड्स आर अवेलेबल व्हिच इज नोन एज data flow diagrams, you having functional diagrams, and last one you having the structural charts. I mean these three factorial presentation to define software engineering method कि हम मैनुअल प्रोसेस को, जो हमारे करंट मैनुअल प्रोसेस हैं उनको हम कैसे व्यू करते हैं, एंड देन हाउ वी कैन कन्वर्ट इनटू ऑटोमेटेड प्रोसेस। वी कैन यूज डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस फॉर द सेक ऑफ एग्जीक्यूशन because we want to convert our manual system into automated process. In the next you having manual process. आपको पता है कि मैनुअल प्रोसेस में वो आपको डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी बिजनेस कंपनी को आप देख लें, किसी भी आप अपने टास्क को देख लें, व्हेन यू आर यूजिंग मैनुअल प्रोसेस के आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो मैनुअल हो रही है, आपकी पेमेंट मैनुअल हो रही है, आप कैश के ऊपर काम कर रहे हैं या आपने डेबिट क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी रखी हुई है, क्या ऑनलाइन आपकी ट्रांजैक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। दिस इज अबाउट मैनुअल प्रोसेस। क्या आप लोग क्या मैनुअली हर बंदे को कॉल करते हैं या वो आपकी क्या है, आपका जो सिस्टम है वो आपका ऑनलाइन हो चुका है। मीन आप घर बैठे हुए पेपर फ्री इन्वायरमेंट के थ्रू आप अपने सारे काम जो है, अपनी सारी डेबिट क्रेडिट और फर्दर जहां पे आपने कोई चीज परचेज करनी है, सेल करनी है, आई मीन यू कैन स्टे एट योर होम एंड देन यू कैन एग्जीक्यूट ऑल योर बिजनेस। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट चीजों को देखते हैं। आप लोगों का जो बीजीयू का भी जो फी सिस्टम है या एडमिशन सिस्टम है, इट इज मैनुअल और ऑनलाइन? ऑनलाइन सर, बैंक में पे करते हैं। नहीं, वो बैंक में किस तरह पे करते हैं, जरा उस प्रोसीजर को डिफाइन कीजिए। सपोज आई वांट टू गेट द एडमिशन इन योर यूनिवर्सिटी, तो देन व्हाट विल बी द प्रोसीजर? सर आपको यूनि से एक चालान फॉर्म लेना पड़ेगा, उसको जाके बैंक में पे करना है और उसको जो वहां से वो जो चालान मिलेगा, रसीद मिलेगी, वो दोबारा यूनि में सबमिट करवानी है। तो इसमें तो मैनुअली इन्वॉल्वमेंट हो गई ना मेरी, मतलब मुझे फिजिकली जाना है। जी सर, ये फिजिकल जाना पड़ेगा। तो अगर आपको एक टास्क दिया जाए, एक प्रोसेस ये भी, जी बताएं। जिस तरह दूसरा प्रोसेस ये भी होता है ना कि अगर वहीं पे आप यूनि में जाके क्लर्क को सबमिट करवा सकते हैं, तो वो थोड़ा उससे चेंज है। मतलब उसका क्या प्रोसीजर है? नहीं, मतलब एक सिस्टम ये होता है कि आप यूनि में क्लर्क को सबमिट करवाएं, या दूसरा ये है कि बैंक में जमा करवाएं। तो हमारे यूनि का जो है वो बैंक का है, क्लर्क का नहीं है। ओके, आप ये कह रहे हैं कि ऐसा भी पॉसिबल है कि अगर आप लोग जाके अपने फी को वहां सबमिट कराना चाह रहे हैं तो आप वो कर सकते हैं, ये कहना चाह रहे हैं? नहीं सर, मैं कह रहा हूँ ऐसा ऑप्शन होता है, लेकिन अपनी यूनि का नहीं है। अच्छा, आपकी यूनिवर्सिटी में इस वक्त करंट क्या सिस्टम है? मीन आपने एडमिशन लेना है? यही है कि वहां से एक चालान फॉर्म लेके बैंक में सबमिट करवानी है फी, और उसका जो रसीद होगी वो दोबारा यूनि में देनी है। ओके, तो अगर आपको ये टास्क दे दिया जाए कि यू हैव टू ड्राफ्ट द सिस्टम इन विच यू हैव टू कन्वर्ट योर मैनुअल टू ऑनलाइन, तो देन व्हिच स्टेप्स आई मीन आर नीडेड फॉर दिस एग्जीक्यूशन? सर इसका इतना नॉलेज नहीं है कि मतलब। सर इसका यही हो सकता है कि जो हमें वो चालान फॉर्म देते हैं वो हमें यूनिवर्सिटी ना प्रोवाइड करे। यूनिवर्सिटी हम, क्योंकि हमारा एडमिशन जो है वो ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन हमने एडमिशन फिल करना होता है, फिल फॉर्म करना होता है, तो वो हमें हमारा चालान फॉर्म देता है, वो तो हम हमारा एक अलग से सिस्टम है। लेकिन हमें एडमिशन अप्रूव होने के बाद भी हमें ऑनलाइन ही हमें वो रिसीव होना चाहिए जो हमारा चालान फॉर्म है, फीस का जो चालान फॉर्म है। नहीं, आप मुझे, आप सपोज यू आर बेसिकली यू आर द स्टूडेंट ऑफ बीएस, आई मीन ऑन 6th सेमेस्टर। सपोज अभी मैंने एक एडमिशन लेना है, राइट, आई एम द न्यू वन, और मैं चाहता हूं कि लाइक अभी तो हमारा वैसे भी कोविड की वजह से सारी यूनिवर्सिटीज हम ऑनलाइन की तरफ स्विच कर रही हैं। सपोज हम करते हैं कि यू आर एडवाइजर हियर, आपने इसको जो है कन्वर्ट कराना है मैनुअल टू ऑनलाइन। ऑनलाइन इस तरह कराना है कि मेरी उसमें कहीं पर भी फिजिकली इन्वॉल्वमेंट ना हो, उसमें मेरी पूरी वेरिफिकेशन भी होनी है, मैंने फी भी पे करना है, उसके अलावा मैंने अपने कोर्सेज भी सिलेक्ट करने हैं, वो भी इनरोल कराने हैं। तो व्हाट विल बी द प्रोसीजर, आई मीन क्या इसकी हायरार्की होगी इस काम की?
सर इसकी हायरार्की यही होगी कि सबसे पहले कि लाइक मैं एक न्यू स्टूडेंट हूँ, तो मैंने एडमिशन लेना है, तो मैं इंटरनेट से उसकी डेट एंड डेट या कोई भी के एडमिशन ओपन कब हो रहे हैं, एडमिशन एंड कब हो रहे हैं, मुझे इंटरनेट से या फेसबुक से रिलेटेड पता चलता है, इससे रिलेटेड। तो मैं उसके लिए ऑनलाइन ही यानी हम उसका जो एडमिशन फॉर्म है वो भी ऑनलाइन होना चाहिए, यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन फॉर्म है वो भी ऑनलाइन होना चाहिए। स्टूडेंट्स उससे इनरोल हो यूनिवर्सिटी के अंदर, यानी अपनी एडमिशन इनरोल करवाए कि मैं इसमें एडमिशन लेना चाहता हूँ। अगर उसका नाम लिस्ट में आ जाता है, यानी वो एक अलग से सिस्टम है कि उसका नाम सिस्टम में आता है या नहीं, तो उसके बाद अगला आता है कि अगर उसका नाम वो इनरोल हो जाता है यूनिवर्सिटी के अंदर, तो उसके बाद उसे जो उसका चलान फॉर्म है वो भी ऑनलाइन ही, या उसे मेल के जरिए रिसीव हो या वो अपना खुद डाउनलोड कर ले अपने सिस्टम से, यानी जो उसने एडमिशन सिस्टम के लिए अपनी ईमेल वगैरह या अकाउंट वगैरह बनाया हुआ है उसके थ्रू से रिसीव हो, वो अपना पे करे और उसकी पिक लेके या उसका स्कैन कॉपी अपने अकाउंट पे अपलोड कर दे, जिसके थ्रू जो उधर यूनिवर्सिटी में बैठे क्लर्क वगैरह या हमारे मैनेजमेंट के बंदे, तो उन्हें इस चीज की ऑथेंटिकेट हो जाए कि ये स्टूडेंट इनरोल हो चुका है, इसने हमारी फीस पे कर दी है। तो मेरा यहाँ पर एक क्वेश्चन है, सपोज आपका ये एडमिशन सिस्टम है, लाइक एडमिशन सिस्टम, मुझे पाकिस्तान में ऐसा सिस्टम कहीं पर भी नहीं मिला है। मैं ये चाहता हूँ कि सपोज मैंने अपना एक एडमिशन फॉर्म लिया, ये मैं आप लोगों से क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये आपकी असाइनमेंट भी होगी, लिसन केयरफुली, ये मैं नेक्स्ट जब आपका नेक्स्ट वीक लेक्चर होगा तो देन यू हैव टू सबमिट योर प्रपोजल कि इसमें कैसे ये काम हो सकता है। तो मेरा प्रॉब्लम ये है कि जब मैं अपना फॉर्म फिल करता हूँ, फॉर्म फिल करते हुए मैंने अपनी मैट्रिक सपोज मैट्रिक टू ग्रेजुएशन या मैंने डिग्री क्लासेस जहां तक भी किया हुआ है, मैं उस पे ना फेक डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देता हूँ, राइट? फेक डॉक्यूमेंट्स राइट सर। अपलोड कर देता हूँ। अब डॉक्यूमेंट्स मेरा, मैं चाहता हूँ कि इसमें कोई मैनुअल सिस्टम ये नहीं है कि मैंने फेक डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए तो वहां पर जो यूनिवर्सिटी का एक कंसर्न आदमी है उसने देखा कि इसने तो अपने डाटाबेस में ये फेक डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, वो वहां से रिमूव कर रहा है, और रिमूव करने के बाद फिर मुझे इंटीमेट कर रहा है कि जी आपने तो फेक अपलोड किए हैं। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि एक ऐसा सिस्टम हो कि जब भी मैं डॉक्यूमेंट्स अपना अपलोड करूं, अपलोड होने से पहले वो वेरीफाई कर ले कि दिस इज ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट और नॉट। आई मीन सपोज मैंने अपना आईडी कार्ड सेंड करना है, फ्रंट और बैक कॉपी, तो मैं सिस्टम में तो बैक भी फ्रंट की जगह भेज दूं वो भी एक्सेप्ट हो जाता है, और मैं उसकी जगह कोई और भी सिंपल डॉक्यूमेंट अपलोड कर दूं वो उसकी जगह एक्सेप्ट कर लेता है सिस्टम। ऐसे है कि नहीं है? मतलब आप उसकी यस जगह सर। कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर दे, सपोज आपसे सिस्टम रिक्वायर करता है कि आप अपना फोटो अपलोड करें, आप उसकी बजाय पूरी फैमिली का फोटो या आप कुछ और अपलोड कर देते हैं, ऐसा जो है वो डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड हो जाता है। वो आपके डेटाबेस के लिए एक प्रॉब्लम बन जाती है, क्योंकि जब आपका वो डाटा वहां जाएगा, यकीनन डेटाबेस में आपका जो साइज है वो भी मैटर करेगा और डाटा की डुप्लीकेशन भी ज्यादा होगी, मीन समहाउ प्रॉब्लम आएगा। मैं ये चाह रहा हूँ कि जब भी मेरा डॉक्यूमेंट अपलोड हो उससे पहले उसकी वो वेरीफाई हो कि वो पेज किस तरह वेरीफाई होगा, वेरिफिकेशन के बाद वो मेरा पेपर जो है वो अपलोड हो। सेकंड वन इज कि जब मैं फी पे करूं, फी पे करने के बाद ऐसा ना हो कि मुझे वाउचर जाके फिर भी यूनिवर्सिटी में सबमिट कराना है, ये तो कोई बात ना हुई। मैं जैसे फी पे करूं, फी पे करने के बाद इन सेकंड्स मुझे इंटीमेशन आनी चाहिए, बिकॉज आई हैविंग माय आईडी नंबर और उसके अगेंस्ट मेरा सेल फोन नंबर भी है, मेरा ईमेल भी रजिस्टर्ड है, तो सिस्टम मुझे रियल टाइम में रिस्पॉन्स करे कि यस योर फी इज सबमिटेड एंड नाउ यू कैन गो फॉर नेक्स्ट प्रोसेस। आई मीन इसको हमने एफिशिएंट बनाना है। तो यू हैव टू फाइंड आउट कि ये जो पेपर हम अपलोड करते हैं किसी भी साइट के ऊपर, इसमें ये कैसे वेरीफाई हो सकता है कि जी वो पेज वेरीफाई हो कि यस दिस पेपर इज वैलिड एंड नाउ इट इज सबमिटेड। अगर वो वैलिड नहीं है, मैंने फोटो मांगा, आपने किसी और का फोटो डाल दिया, चले वो तो एक अलग बात है फोटो, उसमें तो प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अगर मैंने मैट्रिक की डिग्री मांगी, आपने किसी अखबार का फोटो बनाया या अपनी पिक्चर बनाई अपलोड कर दी, या कोई अपनी फेक डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, तो देन हाउ सिस्टम कैन आइडेंटिफाई वेदर इट इज वैलिड और इनवैलिड? दिस इज माय मेन क्वेश्चन, राइट? तो यू पीपल हैव टू फाइंड आउट
कि इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं हम उनको कैसे देख सकते हैं. दिस इज बेसिकली अ क्वेश्चन फॉर यू पीपल. तो आप लोग इसको फाइंड आउट करके आएंगे कि इसके पीछे मुझे क्या करना पड़ेगा, कौन सी ऐसी साइंस है जो मुझे डिप्लॉय करनी पड़ेगी, यूज करनी पड़ेगी. आफ्टर दैट मेरी ये प्रॉब्लम जो है ये सॉर्ट आउट हो जाएंगे. मेरा क्वेश्चन समझ आ गया आपको? यस सर. तो आप लोग इसे दोबारा नोट कर लीजिए. आप लोग जब भी पेपर अपलोड करें उसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए. तो इसको हमने कैसे देखना है जी? फहीम अब्बास, आप काइंडली बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं ऑनलाइन सिस्टम के बारे में. फहीम अब्बास. जी काइंडली बताइए. फहीम साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? फहीम अब्बास. सर मेरे ख्याल में गलती से हैंड रेज हो गया उसका. नहीं नहीं, ही टेक्स्ट मी कि सर आई वांट टू एक्सप्लेन ऑनलाइन सिस्टम. शायद फिर वो सुन नहीं रहा अब. अच्छा चलें ठीक है. अच्छा जी, एक आपकी रोल नंबर 21 है. शी सेड के हमारा जो वाउचर है वो हमें मैनुअली भी आई मीन सबमिट कराना पड़ता है. तो मतलब जब आप फीस पे कर लेते हैं उसके बाद आपको मैनुअली भी आई मीन वो जो सबमिटेड फॉर्म है जिसके ऊपर बैंक की स्टैंप लग जाती है वो वाला भी आपको, जैसे यूनिवर्सिटी की कॉपी होती है, वो भी आपको सबमिट कराना पड़ता है. तो ये ना कराना पड़े. मेरा क्वेश्चन भी है कि ये सारे काम ना करने पड़े आपको. आई मीन सिस्टम इतना एफिशिएंट होना चाहिए कि वो आपके सारे प्रॉब्लम्स को रियल टाइम में रिस्पॉन्स करे और आपको बताए कि इट इज सबमिटेड, देन देयर इज नो नीड टू विजिट आवर यूनिवर्सिटी और कैंपस और ऑफिस. समझ आ रही है बात की? तो यू हैव टू फाइंड आउट दिस वन कि आप इसको कैसे मैनेज करेंगे. समझ आ रही है बात की? इस क्वेश्चन को आपने डीप स्टडी करनी है इसकी, और मुझे नेक्स्ट वीक आई मीन इन माय फर्स्ट क्लास यू हैव टू एक्सप्लेन. और उसका जो है उसका आप एक पेज का आप डॉक्यूमेंट बनाएंगे, उसमें आप ये प्रॉब्लम क्वेश्चन लिखेंगे कि दिस इज प्रॉब्लम एंड दीज आर द सॉल्यूशंस. हम इसको इस तरह से टैकल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं. और आप गूगल करके यूट्यूब से आप स्टडी करें कि जी ये हमारा ये वाला जो सिस्टम है ऑथेंटिकेशन वाला, ये किस तरह से हम इसको मैनेज कर सकते हैं, किस तरह से इस वेरिफिकेशन प्रोसेस कैसे होगा, डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन प्रोसेस क्या कैसे होगा. तो ये चीजें आई मीन आपने पढ़नी है. इसमें समहाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इन्वॉल्व होगी, but when you will find out then you will find different answers over there. एक ये क्वेश्चन आपने करना है. दूसरा जो अभी मैं 10 से 15 मिनट की ब्रेक लूंगा उसमें आप लोगों ने एक क्वेश्चन फाइंड आउट करना है. क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन इज कि हमारी बिजनेस में आईओटीज का क्या रोल है. मीन आईओटीज का नाम आपने सुना होगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स. आईओटीज मीन इंटरनेट ऑफ थिंग्स. इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है, आईओटी जो है, ये हमारे बिजनेस में इसका बिजनेस में यूजेज है. अगर है तो ये बिजनेस को कैसे आई मीन एफिशिएंट कर रहा है. दिस इज माय क्वेश्चन एंड दिस इज नाउ आई मीन in this break time you have to find out the answer. Again listen, my question is you have to find out the usage of IoTs. IoTs mean internet of things in business. I mean, or you can say impact of IoTs in business. कि जो IoTs का बिजनेस में क्या इम्पैक्ट है इसको आप फाइंड आउट करेंगे इन दिस ब्रेक. अच्छा जी, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट दिस सिस्टम. मैनुअल प्रोसेस जो है वो हमारे डिफरेंट वेज से हो सकते हैं. ए प्रोसेस टू मैनुअली एक्सेप्ट एन ऑर्डर. आप कोई ऑर्डर लेना चाह रहे हैं सपोज, तो वो आप एक तो ये होता है कि मैनुअली आप काउंटर पे आपका पर्सन होता है, देन ही विल गेट योर ऑर्डर, या वो हो सकता है या सेल्समैन के थ्रू आप ऑर्डर लेते हैं वाया टेलीफोनिक या ईमेल्स के थ्रू, एंड देन आप उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट जिसका ऑर्डर किया गया है उसको आप उसी टाइम, या आप कहते हैं कि जी आपको इतना टाइम वेट करना पड़ेगा, आफ्टर दैट यू कैन रिसीव दिस पैकेट फ्रॉम दिस काउंटर. तो हमारे पास ये बेसिकली एक मैनुअल सिस्टम है. हम लोग ये कहते हैं कि इन जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ये हैं कि हम जब ऑर्डर हम एक्सेप्ट करते हैं फॉर प्रोसेसिंग, देन हम प्रोसेसिंग को कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं. आई मीन व्हेन प्रोसेस वर ऑटोमेटेड, देन हाउ यू कैन प्रोसेस योर ऑर्डर ऑटोमेटिकली. आई मीन जब आपका ऑर्डर गेट हो गया, आपने देखा होगा
आजकल डिफरेंट होटल्स में रिबोट्स यूज हो रही है, लाइक एन वेटिंग पर्सन, आप उस रिबोट के पास जाके बैठते हैं, रिबोट आपके पास आता है, आप उससे ऑर्डर प्लेस करते हैं, आफ्टर दैट यू विल रिसीव योर पैकेट और स्पेसिफिक फूड ऑन योर टेबल। आपका जो भी आपकी डिजायर फूड होती है वो आपको ऑन टेबल जो है वो डिलीवर हो जाती है। दिस इज बेसिकली ऑटोमेटेड सिस्टम, और इसमें ह्यूमन इंटरेक्शन जो है वो खत्म होता जा रहा है। और आपको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बेसिकली एक ऐसी ब्रांच है कंप्यूटर की, एक ऐसी यू कैन से एक ब्रांच है जो आपकी एक ऐसी मशीन डेवलप करती है जिसकी वर्किंग लाइक अ ह्यूमन बीइंग होता है। ह्यूमन बीइंग तो आफ्टर अ व्हाइल कहता है जी मैं थक गया, मेरा ये इतना टाइम था, अब तो मैंने जाना है। बट जब आप मशीन को ट्रेन कर देते हैं तो मशीन में इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो नहीं होते हैं। मशीन को जितना टाइम भी आप कहेंगे, जैसे आपने इंस्ट्रक्शन दी होगी, मशीन वैसे बिहेव करेगी। When a change needed, the change had to made to every version of the process throughout the enterprise. I mean enterprise में अगर आप मैनुअल सिस्टम को ऑनलाइन की तरफ जा रहे हैं तो उसमें क्योंकि डिफरेंट फंक्शंस होंगे, आपको हर फंक्शन को ऑटोमेट करना है, ना कि फिर ये कि एक जगह ऑनलाइन हो रहा है, आफ्टर वाइल वो फिर मैनुअल पे स्विच कर जाता है, मैनुअल से फिर वो ऑनलाइन पे आ जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इफ इट इज ऑटोमेटेड देन इट शुड बी ऑटोमेटेड। उसके हर फंक्शंस हैं वो ऑटोमेटेड होने चाहिए। तो हम लोग जब द रिजल्ट जो है प्रोग्राम मेंटेनेंस कॉस्ट, इसका मतलब ये है कि उसमें डिसऑर्डर आ जाता है। उसके जो रिजल्ट हैं उसमें, क्योंकि जब एक चीज बार बार रिपीट होगी उसमें रिडंडेंसी आएगी, वो डाटा जो है वो आपका डुप्लीकेट हो सकता है, उसमें हमारे पास डिसऑर्डर जो है वो आ सकता है। और उसमें जो एक एंटरप्राइज में हमारा डाटा की डुप्लीकेशन हो जाती हैं, उसमें हमारा चेंजेस बार बार रिपीट हो जाती है, हमें ट्रेनिंग एक ही चीज को बार बार करनी पड़ती है। The negative effect of the bottom line is reduced profit and commercial enterprise. इसके बाद हम लोग देखते हैं हमारे पास जो है वो इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग की हम बात करते हैं। इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग के अंदर हम लोग ये देखते हैं कि IBM जो लैब्स हैं वो कैसे काम कर रही हैं। उसमें हमारे पास रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कैसे काम करता है, रिलेशनल डाटाबेस सिस्टम में ओरेकल जो है वो कैसे आपको फैसिलिटेट करता है, आप कैसे अपनी क्यूरीज को आंसर करते हैं, क्यूरीज के अगेंस्ट आप कैसे अपने सिस्टम को देखते हैं। तो इसमें डिफरेंट किस्म की अप्रोचेस IBM कॉर्पोरेशन एंड ओरेकल की बात की गई है टू फाइंड आउट कि हमारा जो डाटाबेस है मैनुअल से हमने रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की तरफ कैसे गए हैं। यू नो कि डाटाबेस बेसिकली इज अ स्टोरेज प्लेस, यू कैन स्टोर द डाटा इन द वेल मैनर्ड फॉर्मेट। उसमें फिर आपके फर्दर डाटाबेस कैसे क्रिएट होता है, उसमें नॉर्मलाइजेशन कैसे होती है, कीज कैसे होती हैं, इनका रोल, एंटिटीज क्या होती हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, वीक एंटिटीज क्या होती हैं, इनके रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, ये आप लोगों ने पहले भी स्टडी किया होगा इन योर लैंग्वेज। नेक्स्ट वन इज UML। आप लोगों ने UML पढ़ा? नो सर। ओके, UML जो है बेसिकली यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज है। जब हम लोग कंप्यूटर के कोर्सेज पढ़ते हैं तो वहां पर कुछ यूनिवर्सिटीज जो है वो UML कोर्स भी ऑफर करती हैं। इसमें आप डिफरेंट किस्म की केस स्टडीज को स्टडी करते हैं, उसमें केस डायग्राम्स आप बनाते हैं, यूज केस डायग्राम्स बनाते हैं, उनकी स्टेट ट्रांजिशंस बनाते हैं कि कैसे कैसे आपका सिस्टम जो है वो एग्जीक्यूट होगा। उसको आई मीन फैक्टोरियल प्रेजेंटेशन से आप हर प्रोसेस को एक्सप्लेन करते हैं यूजिंग यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। उसमें फिर आपके पास ये होता है कि आपने एक कोड को कैसे रीयूज करना है और उसके प्रोग्रामिंग में क्या इफेक्ट जाते हैं, ये सारी की सारी जो है वो स्टडी की जाती है। नंबर ऑफ डायग्राम्स में वो डिफरेंट लेवल्स को जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। उसमें सीक्वेंस हो सकता है, कोई एक्टिविटी डायग्राम्स हो सकती है, कोई यूज केस डायग्राम्स हो सकती है, कोई क्लास हो सकती है, कोई स्टेट ट्रांजिशन हो सकती है। तो इसमें भी आप लोग ने फाइंड आउट करना है कि यूज केस डायग्राम्स और एक्टिविटी डायग्राम्स में क्या फर्क होता है। In UML, you have to find out what is the difference between use case diagrams and activity diagrams. And then you having the UML की थोड़ी सी हिस्ट्री बताई गई है कि ये जो Rational Corporation developed UML modeling software tool which is used in was after that 1990s, और फिर उसको IBM ने परचेज कर लिया 2003 में, और फिर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो है वो सॉफ्टवेयर टूल्स जो है वो डेवलप करना शुरू कर दिए हैं। इसी तरह से बिजनेस नॉलेज जो है वो कितना जरूरी होता है एंटरप्राइज आर्किटेक्चर के लिए। तो बिजनेस का नॉलेज, आपको पता है कि जब हम लोग इन दोनों की कोऑर्डिनेशन करते हैं तो हमारे पास दो बेसिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं विच आर नोन एज यू कैन से बिजनेस एक्सपर्ट और IT एक्सपर्ट्स। इनकी कोऑर्डिनेशन से हम बिजनेस नॉलेज गेट करते हैं, एंड हम लोग ये देखते हैं कि हमारी कंप्यूटर सिस्टम पे जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो उसमें हमारी क्या लिमिटेशंस होंगी, क्या प्रॉब्लम्स होंगी, उन प्रॉब्लम्स को हम कैसे टैकल कर सकते हैं।
फिर हम उसका पूरे का पूरा जो लेआउट है वो डिफाइन कर देते हैं। उसके अलावा हम लोग उसका कॉस्ट को भी देखते हैं कि अगर हम कॉस्ट की बात करेंगे तो कितनी कॉस्ट पड़ेगी। कॉस्ट में हम लोगों ने उसकी कंस्ट्रक्शन को भी देखना है, उसकी डिलीवरी को भी देखना है। उसके अलावा हमने ये देखना है कि हम लोग इस सिस्टम के ऊपर अगर हम बैठे हैं तो हम इस पे कितने डिपेंडेंट हो सकते हैं, फ्यूचर में हम लोग इसे मजीद कैसे फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। तो ये चीजें जो है आप टेक्नोलॉजीज में जब हम लोग सिस्टम, पुराने सिस्टम को देखेंगे या न्यू सिस्टम को देखेंगे तो हम उसमें कहाँ चेंजेस कर सकते हैं। मैनुअल में तो हम फौरन कहते हैं कि तुम रुक जाओ, तुम आ जाओ, लेकिन जब ऑनलाइन सिस्टम होगा उसमें हम लोग इन प्रोसेस को कैसे टैकल करेंगे, प्रोसेस क्या स्टॉप हो सकेंगे फॉर शॉर्ट टाइम या नॉट। तो ये अकाउंटिंग प्रोसेस में फाइनेंस को देखेंगे, बैंकिंग में कहाँ पे आपने एटीएम मशीन्स को देखना है, फोन बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग को देखना है। इसी तरह से नेक्स्ट हमारा फ्यूचर में क्या होगा, प्रीवियस में क्या होता रहा है। ऑल दीज एस्पेक्ट्स आर the part of technologies, I mean how we can convert manual to online system. तो बच्चे अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है कि आपने फाइंड आउट करना है कि IoTs का इम्पैक्ट क्या है बिजनेस के ऊपर। आफ्टर 20 मिनट्स आई विल कॉल यू अगेन एंड देन आई विल वन बाय वन आई विल आस्क यू कि आपने उसके ऊपर क्या स्टडी किया है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक इंशाल्लाह लेने के बाद। थैंक यू।